हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 32 पार्ट 1। और आज इस क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। और आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिस एग्जांपल से फिर मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को कनेक्ट करूँगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और फिर हम उसके बाद समझेंगे कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में डोमेस्टिकली जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर उनको डोमेस्टिकली अपने देश में रहते हुए किसी से माल ख़रीदना है या माल बेचना है, तो ट्रांजैक्शन वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे या तो ट्रांजैक्शन कैश में होगी या क्रेडिट में। आप मान के चलिए कि आप क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, कैश में करते हैं। तो जब आप डोमेस्टिकली माल ख़रीदेंगे अपने इंडिया में रह के, तो माल कैसे ख़रीदेंगे। आप क्या करेंगे, सामने वाले को आप पैसे देंगे और वो आपको माल दे देगा। ठीक है, अब सामने वाला आपसे कौन से पैसे लेगा, कौन सी करेंसी लेगा, जो डोमेस्टिकली आपकी करेंसी चल रही है, जिसको हम रुपीज़ बोलते हैं। और जब आप सामने वाले को माल बनाकर बेचोगे एज अ सेलर, जब आप कस्टमर को माल बेचोगे तो कस्टमर आपको कौन सी करेंसी देगा, वही करेंसी जो आपने माल ख़रीदते समय आपने पे करी है, तो वही करेंसी आपके पास आएगी। इसका मतलब जब हम डोमेस्टिकली बिज़नेस करते हैं और हम कैश में माल को ख़रीदते हैं और कैश में माल को बेचते हैं, तो हमारे पास जो पैसा आता है वो पैसा रुपीज़ में आता है, जाता भी रुपीज़ में है, आता भी रुपीज़ में है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हम डोमेस्टिकली बिज़नेस करते हैं तो हम अपनी ही कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। जब माल ख़रीदते हैं तो करेंसी आउटफ्लो होती है, हमारी करेंसी, और जब हम माल बेचते हैं तो वही करेंसी हमारे पास इनफ्लो हो जाती है। इसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, पैसों में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके लिए हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, फ़ॉरेन करेंसी चाहिए होती है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको अमेरिका से माल ख़रीदना है, ठीक है, या अमेरिका को आपको माल बेचना है, तो जब भी आप अमेरिका से माल ख़रीदोगे तो अमेरिका को पेमेंट किस में जाएगी, अमेरिकन डॉलर में। और अगर आपने अमेरिका को माल बेचा है तो अमेरिका आपको किस में पेमेंट करेगा, अमेरिकन डॉलर में। इसका मतलब जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करते समय हमें फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारी देश की जो सर्वोच्च बैंक संस्था है, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, तो आरबीआई जो है वो एक कस्टडियन है, मेजर कस्टडियन है फ़ॉरेन एक्सचेंज का। फ़ॉरेन जो करेंसी है, फ़ॉरेन करेंसी का मेजर कस्टडियन है। मतलब जितनी भी फ़ॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में यूज़ की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, वो उसका जो स्टॉक है, वो स्टॉक किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, अपने पास हर साल एक स्टेटमेंट बनाता है, और उस स्टेटमेंट में वो ये शो करता है कि हमारे कंट्री में कितना हमने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर फ़ॉरेन करेंसी को यूज़ किया है, कितनी फ़ॉरेन करेंसी हमारे पास ट्रांजैक्शन करने से, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करने से फ़ॉरेन करेंसी हमारे पास आई है, और फ़ॉरेन करेंसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करने से फ़ॉरेन करेंसी हमारे पास से गई है। तो उसके लिए जो आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक है, जब वो स्टेटमेंट बनाता है तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास कितना हमारे पास करेंसी आई और कितनी करेंसी गई। अब हमें ये देखना है कि क्या करेंसी का जो आना था उससे ज़्यादा करेंसी तो नहीं गई, या हमें ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई हो जिसमें अभी तक हमारी पेमेंट होना बाकी हो। तो अगर मान लीजिए कि जब हम स्टेटमेंट बनाता है आरबीआई, तो ये चेक करता है कि कितनी पेमेंट ऐसी है जो अभी हमें इंटरनेशनल लेवल पर पे करनी बाकी है, तो वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि पेमेंट की बैलेंस, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेमेंट ही निकलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन बहुत सारी की हों जिसमें से हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी आना बाकी हो, तो बैलेंस ऑफ रिसिप्ट भी हो सकता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन से। इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या बताती है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है, अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे अकाउंटिंग में हम डेबिट और क्रेडिट को फॉलो करते हैं, ठीक है। जब कोई हमारे पास, जैसे सपोज़ कीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, और अगर मान लीजिए कैश का आउटफ्लो हुआ तो हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पर बनाया जाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में हम डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करते हैं। दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक मतलब एक एक ट्रांजेक्शन का, कि आपका फॉरेन करेंसी किस किस पर्पज़ के लिए कहाँ कहाँ यूज़ हुई है,
किस रीज़न की वजह से फॉरेन करेंसी आई है या गई है, वो सारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिनका पैसों में लेन देन हुआ है, जो आपकी करेंसीज़ में लेन देन हुआ है, उसको शो किया जाता है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट हैं, जब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेडिंग करते हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड का मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाई जाती है वो जनरली 12 महीने की बनाई जाती है, 1 साल की। अब यहाँ पर जो रेजिडेंट का मतलब जो लिखा गया उसका मतलब समझ लीजिए। रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे कंट्री में रहने वाले लोग हैं और उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है या फॉरेन मिलिट्री पर्सनल है या टूरिस्ट माइग्रेटर वर्कर है या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी की कोई भी ब्रांच है हमारे इंडिया में, तो वो रेजिडेंट में नहीं आएगी। तो मैंने आपके सामने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, कुछ ग्रुप के नाम बताए, जैसे डिप्लोमेटिक स्टाफ, ठीक है, या फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, बाहर के जो फॉरेन मिलिट्री पर्सनल होते हैं, टूरिस्ट माइग्रेटर वर्कर, जो टूरिस्ट माइग्रेटर वर्कर्स होते हैं, टूरिस्ट हो गए, माइग्रेटर वर्कर हो गए, या कोई भी हमारी फॉरेन कंपनी की कोई भी ब्रांच है, क्योंकि ये इन लोगों की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये इनकी अपनी कंट्री देखती है, हमारी कंट्री से इनका कोई रिलेशन नहीं होता। तो हमारे कंट्री में रहने वाले लोग जो दूसरी कंट्रियों के साथ ट्रेडिंग करते हैं, जो दूसरी कंट्रियों के साथ फॉरेन करेंसी को लेने या देने का काम करते हैं, ठीक है, वो हमारा काउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर यह है 12 महीने के लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं वही डेबिट और क्रेडिट की, कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट और क्रेडिट को फॉलो किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट कैसे है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए फॉरेन करेंसी का अगर मान लीजिए हमारे कंट्री में या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, या तो फॉरेन करेंसी हम किसी को, जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे देश से, हमारे कंट्री से जाएगी या हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी। अगर मान लीजिए हमने किसी दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट किया है, तो हमारे जो पास उस कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व करेंसी पड़ी हुई है, वो हमारे पास से जाएगी, क्योंकि हमने उस कंट्री से अगर माल परचेज़ किया है तो उसको पेमेंट हमें उसकी करेंसी में करनी होगी। और अगर हमने किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट किया है तो वो कंट्री अपनी करेंसी में हमें पेमेंट करेगी, ठीक है। तो या तो फॉरेन करेंसी या तो जाएगी या फॉरेन करेंसी आएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में या तो आउटफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली क्या होता है, जो आरबीआई होता है उसके पास अपना एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक अकाउंट होता है, ठीक है। उस अकाउंट में सारा का सारा फॉरेन करेंसी रिजर्व पड़ा होता है। अब फॉरेन करेंसी रिजर्व जो उसमें पड़ा होता है, या तो उसमें फिर वो फॉरेन करेंसी अगर आई है तो उसमें ऐड हो जाएगी, गई है तो माइनस हो जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपकी फॉरेन करेंसी का या तो आउटफ्लो होगा उसमें से, या फिर फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है आरबीआई के पास उसमें इनफ्लो होगा। अगर आउटफ्लो हुआ तो हम उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट साइड दिखाते हैं, और अगर मान लीजिए फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम उसे क्रेडिट साइड दिखाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इनफ्लो को। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया है, उस एग्जांपल को देखिए। जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाई जाती है उसमें डेबिट साइड में आउटफ्लो और क्रेडिट साइड में इनफ्लो क्यों दिखाया जाता है। हालांकि जब आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी, अकाउंटिंग पढ़ते हो तो उसमें आप क्या देखते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही सुनते हो, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में एक रूल और भी फॉलो किया जाता है, हालांकि रूल ये सही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम डेबिट साइड में आउटफ्लो क्यों दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में इनफ्लो क्यों दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैश की ट्रांजैक्शन हुई है। मान लीजिए कैश आया है, तो आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे अगर कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, या अगर आपके पास कैश आया है तो कैश 3 वजह से आया होगा, या तो आपने माल बेचा होगा तो कैश आया होगा, या तो आपकी असेट्स गिरी होगी, असेट्स की वैल्यू, तो आपके पास पैसा आया होगा, या फिर लायबिलिटी बढ़ी होंगी, आपने किसी से पैसा उधार लिया होगा तो पैसा आया होगा। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है वो कितने रीज़न की वजह से हुआ है, 3 रीज़न, सेल का होना, असेट्स का गिरना और लायबिलिटी का बढ़ना। इसी तरीके से कैश का आउटफ्लो होता है, वो भी 3 रीज़न की वजह से होता है। अगर आपने बिज़नेस में कोई भी खर्चा किया है तो आउटफ्लो होगा, अगर बिज़नेस में कोई असेट्स क्रिएट हुई है तो आउटफ्लो हुआ होगा, या अगर लायबिलिटी गिरी है, आपने किसी को रीपेमेंट की है तो आउटफ्लो हुआ होगा। तो इसीलिए हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ इंटरनेशनल लेवल पर कि फॉरेन करेंसी है उसके केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट में आउटफ्लो डेबिट साइड में क्यों जाता है और इनफ्लो क्रेडिट साइड में क्यों जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में। तो मान लीजिए कंट्री लेवल पर इंटरनेशनल बिजनेस किया गया है, उसमें एक जो रेजिडेंट है हमारे कंट्री का, उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बीच में बिज़नेस हुआ है,
तो या तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ होगा या फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो मान लीजिए फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है, तो जो हमारा फॉरेन करेंसी जब हमारे पास आई होगी तो फॉरेन करेंसी को आप कैश के पैरेलल मान लो। जैसे कैश आता है ऐसे ही मान लीजिए फॉरेन करेंसी हमारे पास ही है, क्योंकि जब मान लीजिए आप किसी को डोमेस्टिकली किसी को माल बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जब हम माल को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी को डेबिट करते हैं, और जिस रीज़न की वजह से वो करेंसी हमारे पास आई है, जिस रीज़न की वजह से वो करेंसी हमारे पास आई है, हम उसे क्रेडिट करते हैं। जैसे हम जनरली हम जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें देखिए यहाँ पर अगर कैश मेरे पास आया, मैंने डेबिट किया है, तो रीज़न को मैंने क्या किया है, क्रेडिट। तो इसी तरीके से जो हम इंटरनेशनल लेवल पर बिज़नेस करते हैं उसमें जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट करते हैं जिस रीज़न की वजह से वो आई है। जैसे मान लीजिए किस रीज़न की वजह से आई है, 3 रीज़न होते हैं, या तो आपकी सेल हुई होगी, असेट्स गिरी होगी, या लायबिलिटी बढ़ी होगी। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट होती है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट जब बनाते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। उसमें एक करंट अकाउंट होता है, एक उसमें कैपिटल अकाउंट होता है। तो जो करंट अकाउंट होता है वो तो बताता है जनरली आपकी सेल को और आपके एक्सपेंस को, और जो कैपिटल अकाउंट होता है वो बताता है असेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन को, कि आपने असेट्स को गिराकर करेंसी आई है या लायबिलिटी को बढ़ने से करेंसी आई है। तो बस मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट को क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि अगर मान लीजिए इस माल को बेचकर आपके पास एक्सपोर्ट करके आपके पास करेंसी आई है तो आप उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में शो करोगे। और अगर आपके पास असेट्स के गिरने से, मान लीजिए कोई भी असेट्स है आपके पास, असेट्स का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आपने किसी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके लिए वो असेट्स हो गई। अब मान लीजिए उस इन्वेस्टमेंट का पैसा आपके पास वापस आ गया तो असेट्स गिर गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का गिरने का मतलब असेट्स का गिरना। तो इसी तरीके से लायबिलिटी के बढ़ने से, मान लीजिए आपने फॉरेन कंट्री से कुछ पैसा बोरो किया है, वहाँ की उस कंट्री की करेंसी के हिसाब से, उस कंट्री की करेंसी को बोरो किया है आपने फॉरेन कंट्री से कुछ करेंसी को, तो लायबिलिटी बढ़ी है आपकी। तो इसी तरीके से जब लायबिलिटी बढ़ेगी और असेट्स गिरेगी तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट पे। हम कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसी तरीके से जब करेंसी का आउटफ्लो होगा तो करेंसी के आउटफ्लो को हम कैसे दिखाएंगे, फॉरेन करेंसी, जो हमारी फॉरेन करेंसी का अकाउंट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे जैसे कैश को क्रेडिट करते हैं, और करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर मान लीजिए एक्सपेंस हुआ है तो आप उसे करंट अकाउंट को डेबिट कर देना, और अगर आपके असेट्स बढ़ी है, लायबिलिटी गिरी है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट देखिए, मैंने यहाँ पर रफली बना रखी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट होती है उसकी 2 साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। तो क्रेडिट साइड हमें बताती है इनफ्लो के बारे में। अब देखिए अगर हमारे पास सेल हुई है, अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कैश के बारे में नहीं है, ये कैश की पोजीशन नहीं बता रही। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपके पास अगर कैश आया है या फॉरेन करेंसी आई है, कैश या फॉरेन करेंसी, कैश तो समझ लीजिए डोमेस्टिकली, अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी अगर आई है तो किस रीज़न की वजह से आई है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट हमें बताती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में हमने जो क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट लिखा है वो है हमारा सेल का आना, सेल के आने की वजह से, या किसी असेट्स के गिरने की वजह से, या लायबिलिटी के बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड देखिए, हमने यहाँ पर ये देखा ना, करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, कैपिटल अकाउंट को हमने देखिए यहाँ पर करंट अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। ये दोनों करंट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आई है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है, इसीलिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड में इनफ्लो दिखाते हैं। यही वो रीज़न था जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। और अगर यहाँ पर हमने देखिए करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट तब होते हैं जब करेंसी हमारे पास, हमारे देश से हमारे देश से जो करेंसी है वो जाती है जिस देश की वो करेंसी है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमारे डेबिट साइड में भी शो होते हैं, लेकिन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में तब जाते हैं जब करेंसी का आउटफ्लो होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाई जाती है उसका मैं एक रफली आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए आपका एक तरफ क्रेडिट साइड है और एक तरफ डेबिट साइड है। जो क्रेडिट साइड है वो तो आपको बताएगी किसके बारे में, आपकी कंट्री में करेंसी के इनफ्लो के बारे में, कि इंटरनेशनल लेवल पर जो करेंसी है वो कितनी इनफ्लो कर रही है, और डेबिट साइड बताती है कितना आपकी करेंसी आउटफ्लो कर रही है। करंट अकाउंट जो करंट अकाउंट वाला पार्ट होगा वो तो बताएगा आपकी कंट्री में जब ट्रांजैक्शन हुई थी रेवेन्यू को लेकर, इनकम को लेकर, या फिर आपके एक्सपेंस को लेकर, रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम को लेकर। ठीक है, वो आपका करंट अकाउंट वाली हेडिंग में आ जाएगा, क्रेडिट और डेबिट साइड। अगर आपकी रेवेन्यू से क्या होता है इनफ्लो, तो आप वो करंट अकाउंट वाली हेडिंग में क्रेडिट साइड में आपको देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट हमारी रेवेन्यू होती है,
और डेबिट साइड में मिलेगा आपको एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस की वजह से आउटफ्लो होता है। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में आपकी बोरोइंग्स आएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, या रीपेमेंट ऑफ लोन आएगा, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने कहीं दूसरे देश में की होगी या इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आई होगी। मतलब बेसिकली जो असेट्स और लायबिलिटी बनी होंगी, क्रिएट हुई होंगी, या असेट्स और लायबिलिटी गिरी होंगी या बड़ी होंगी, जो भी असेट्स और लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। चलिए इतना, अब हमने आगे इतना सब कुछ पढ़ लिया है उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। अब सीधा हम पढ़ते हैं उसके कंपोनेंट के बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं। पहले आप ये ध्यान रखना कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। जब क्रेडिट साइड या डेबिट साइड जब हम बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में भी आपका करंट और कैपिटल अकाउंट आता है और डेबिट साइड में भी करंट और कैपिटल अकाउंट आता है। तो चलिए पहले हम करंट अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। करंट अकाउंट में सबसे पहला एलिमेंट होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जब भी आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे या इम्पोर्ट करोगे तो गुड्स को इम्पोर्ट करने से क्या होगा, हमारा खर्चा होता है, हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा कि हमारी जो करेंसी होगी वो आउटफ्लो होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंस के बढ़ने से, देखिए मैंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट साइड, ये ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो दो साइड होती हैं, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड बताती है करेंसी के इनफ्लो को और डेबिट साइड बताती है करेंसी के आउटफ्लो को। तो जब डेबिट साइड में जो करेंसी का आउटफ्लो बताएगी वो, उसके तीन रीज़न होते हैं, या तो लायबिलिटी गिर रही होगी, आपने पैसा लौटाया होगा तो आउटफ्लो हुआ होगा, या खर्चा हुआ होगा तो आउटफ्लो हुआ होगा, या असेट्स में पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट की होगी, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, पैसा जाता है तो आउटफ्लो हुआ होगा। और क्रेडिट साइड में होता है इनफ्लो, लायबिलिटी के बढ़ने से, असेट्स के गिरने से, या सेल, रेवेन्यू के होने, रेवेन्यू का मतलब सेल के होने से इनफ्लो होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने गुड्स का इंपोर्ट किया है, ठीक है, पेमेंट ऑफ, अगर मान लीजिए आपने गुड्स का इंपोर्ट किया है तो हम क्या करेंगे, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। और अगर आपने गुड्स का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, करेंसी का इनफ्लो होगा, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, एक्सपेंस के बढ़ने से करेंसी का हमारा क्या होता है, आउटफ्लो, तो डेबिट साइड जाएगा, और करेंसी का अगर इनफ्लो हुआ है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। इसी तरीके से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। अगर हमने सर्विसेज इंपोर्ट किए हैं तो हमारा क्या होगा, इंपोर्ट करना क्या है, खर्चा, तो उसकी वजह से क्या होगा, करेंसी का आउटफ्लो। करेंसी का आउटफ्लो कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड। इसी तरीके से जब हमने जो सर्विसेज है उसको एक्सपोर्ट किया होगा तो करेंसी हमारे पास आई होगी दूसरे देश की, तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी है, उसमें आपका यूनिलेटरल रिसिप्ट हो गई, यूनिलेटरल पेमेंट हो गई। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, इनकम, इन्वेस्टमेंट से इनकम या तो आपके पास आई होगी या गई होगी, ठीक है, तो वो भी आपका डेबिट और क्रेडिट साइड आप दिखा देंगे उसको। डेबिट साइड मतलब जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट साइड होती है उसमें करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाया जाता है, और क्रेडिट साइड में इनफ्लो। तो ये चार एलिमेंट हो गए करंट अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट के भी चार एलिमेंट होते हैं आपके। जैसे फिफ्थ पॉइंट है आपका बोरोइंग लैंडिंग, या तो आपने फॉरेन कंट्री से पैसा बोरो किया होगा या लैंडिंग की होगी। बोरोइंग से क्या होता है, पैसा आता है, तो पैसे का आना कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्रेडिट साइड। और लैंडिंग का मतलब क्या होता है, हमने किसी भी कंट्री, दूसरी कंट्री को करेंसी उधार दी है, तो उससे क्या होगा, करेंसी का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड। बस ये आप ये ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बताती है करेंसी का आउटफ्लो, और क्रेडिट साइड बताती है करेंसी का इनफ्लो। इसी तरीके से यहाँ पे छठे पॉइंट में आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। या तो बाहर की कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा लगाया होगा तो करेंसी का इनफ्लो, और हमने किसी कंट्री में पैसा लगाया होगा तो करेंसी का आउटफ्लो। तो इन्वेस्टमेंट अगर बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में हुआ है तो हम उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे क्योंकि इनफ्लो हुआ होगा। और अगर हमने बाहर की कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड आउटफ्लो को बताती है। सेवन पॉइंट है, जो हमने बाहर की कंट्री में पैसा उधार दिया है या हमने बाहर की कंट्री से पैसा उधार लिया है, तो जब उसकी रीपेमेंट जाएगी तो रीपेमेंट से भी क्या होगा, करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर लैंडिंग की रीपेमेंट हुई है, बाहर हमने कोई पैसा उधार दिया है कंट्री को और हमारे पास पैसा वापस आया है, तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। हमने किसी कंट्री से पैसा उधार लिया है और हमने उसको वापस किया, तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग क्या हो गया, करेंसी का आउटफ्लो। हमने पैसा लिया हुआ पैसा उधार वापस लौटाया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका 8 पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैंने पहले भी बताया आपको कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट, तो उसमें हमें जब लास्ट में ये पता चलता है कि हमें करेंसी की ज़रूरत है पे करने के लिए, हमें करेंसी की ज़रूरत है, हमारी पेमेंट ज़्यादा बैठ रही है, तो हम अपने रिज़र्व में जो RBI के पास रिज़र्व रखा होता है फॉरेन करेंसी का, उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी आप रिज़र्व में से पैसा विड्रॉ करोगे तो RBI जब अपने रिज़र्व में से पैसे निकालेगा तो फिर उससे क्या होगा, कंट्री में
करेंसी का इनफ्लो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी करेंसी का इनफ्लो होगा तो उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। इसीलिए जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा होता है, जब उसमें से हम जब हम उसमें से रिजर्व का इनफ्लो करते हैं, पैसा निकालते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और अगर हमारे पास रिसिप्ट ज़्यादा हुई है, करेंसी ज़्यादा आई है और हमारी पेमेंट एक साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी पेमेंट कम गई है, तो जो सरप्लस होता है वो हम उसे डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि उसका मतलब होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब हमारे पास जो कंट्री में पैसा आया है फॉरेन करेंसी का, वो हमने आरबीआई को दे दिया है और आरबीआई ने उसने अपने रिजर्व में ऐड कर लिया है। तो ये टोटल मिला के हमारे 8 एलिमेंट होते हैं। 4 एलिमेंट होते हैं करंट अकाउंट के और 4 एलिमेंट होते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के। चलिए, इसी के साथ मैं आपको कुछ सिनोनिम्स के बारे में बताता हूँ, कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में बताता हूँ जो आमतौर पर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज़ की जाती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, अगर आप मान लीजिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, सिर्फ गुड्स का, अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पर गुड्स को लेकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, उसे हम मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है करंट अकाउंट वाले हेडिंग में, तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन बोला जाता है और विजिबल ट्रेड भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, तो उसे इनविजिबल ट्रेड बोला जाता है, क्योंकि हम उस ट्रेड को देख नहीं सकते हैं, जैसे शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा। उसके बाद नीचे जो थर्ड पॉइंट है यूनिलेटरल रिसिप्ट। यूनिलेटरल रिसिप्ट भी होती हैं और यूनिलेटरल पेमेंट भी होती हैं। तो यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट। वन साइडेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं फ़ॉरेन में आपका कोई फ्रेंड रहता है और आपने उसको कुछ पैसे भेजे उसकी हेल्प के लिए, या फिर फ़ॉरेन में बाहर की किसी कंट्री में आपका कोई रिलेटिव रहता है तो आपने उसे एक गिफ्ट के तौर पर आपने उसको पैसे भेजे, कोई फंक्शंस के तौर पर, कोई एक ओकेजन के तौर पर आपने उसको पैसे भेजे। तो जब कोई ट्रांजैक्शन वन साइडेड ट्रांजैक्शन होती है, बिना उसके कुछ रिटर्न्स के की जाती है, उसके बदले में कोई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, वो हमारी यूनिलेटरल रिसिप्ट्स होती है, यूनिलेटरल पेमेंट भी होती है। हो सकता है कि हमारे कंट्री के किसी व्यक्ति ने वो पैसा बाहर की कंट्री में भेजा हो सकता है बाहर की कंट्री से कोई पैसा हमारे इंडिया में आया हो। जैसे मान लीजिए बाहर किसी पेरेंट्स का कोई बेटा रहता है, तो उस बेटे ने अपने पेरेंट्स को पैसे भेजे हैं ऐसे ही जस्ट फॉर लव एंड अफेक्शंस, गिफ्ट के तौर पर। तो जब एक वन साइडेड ट्रांसफ़र होती है, वन साइडेड पेमेंट होती है, तो उसे यूनिलेटरल रिसिप्ट या यूनिलेटरल पेमेंट भी बोला जाता है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम बाहर की कंट्री में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं या बाहर की कंट्री से कोई व्यक्ति हमारे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है वो आपका यहाँ पर जाता है, जो आपकी कैपिटल अकाउंट होती है, जो कैपिटल साइड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लेकिन जो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम हमें अर्न होगी, एक्रूड होगी, जो हमें रिसीव होगी, वो आपकी करंट अकाउंट में आएगी। जैसे रेंट, आपने कहीं बाहर की कंट्री में बिल्डिंग में पैसा लगाया है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है, आपने कहीं बाहर की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो उससे डिवेंचर में आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपने बाहर की कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाया है उसमें प्रॉफिट मिलता है, या बाहर की किसी व्यक्ति ने हमारे कंट्री में पैसा लगाया है तो हम उसे रेंट, हम उसे इंटरेस्ट या हम उसे प्रॉफिट देंगे। तो ये था आपका क्लास नंबर 32 पार्ट 1, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।